पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए मैंने हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के एडिटोरियल लेकर आया हूं, जिसमें 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। पहले मैं 140 शब्द प्रति मिनट की गति बोलूंगा, उसके बाद इसी को 160 वर्ड प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। एक दुख हो या एक सुख, दोनों में से कोई अकेले नहीं आता। एक दुख के साथ कुछ अन्य दुख और एक सुख के साथ कुछ अन्य सुख अनायास आते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अम्फान भी एक ऐसा दुख है जो कोरोना के सतत होते दुख में शामिल होने आ गया है। इस तूफान पर सबकी नज़र है। अम्फान को लेकर सकारात्मक बात यह है कि दुनिया भर के मौसम विज्ञानियों ने 14 मई के आसपास ही इससे बढ़ते खतरे का अंदाज़ा लगा लिया था। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से जो खबरें आई हैं, उनसे पता चलता है 6 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित होने वाले इलाकों से पहले ही निकाल लिया गया। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। ऐसा समुद्री तूफान 1999 के बाद से भारत में नहीं उठा था और यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश में तबाही की वजह बन सकता है। तूफान की गति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों के डिब्बों को लोहे की चैन से बांधना पड़ा। तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। बहरहाल पूर्व सूचना और सचेत होने का फ़ायदा यह होगा कि जान का नुकसान कम से कम होगा, लेकिन माली नुकसान का आकलन आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आखिर क्यों उठते हैं ऐसे खतरनाक तूफान? वैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे जैसे समुद्री जल गर्म होता जाएगा, समुद्र से उठने वाले तूफानों की भयावहता बढ़ती जाएगी। 1979 से लेकर 2017 के बीच उठे तूफानों के सैटेलाइट आंकड़ों से पता चलता है कि 185 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार वाले घातक तूफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। भौतिक विज्ञान पहले ही इस तथ्य को उजागर कर चुका है कि समुद्र अगर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है तो उस पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार में 5 से 10% की वृद्धि होती है। अब सवाल है, समुद्र का तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो इसके जवाब पर भी फिर गौर कर लेना चाहिए। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हुआ है, जिसके कुछ फायदे साफ दिख रहे हैं। हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को अस्थायी रूप से कम करते जाने की पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह काम हम इंसानों के वश में है। आज तूफान और कोरोना के बीच जो लोग संबंध देख रहे हैं तो वे गलत नहीं है। देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल व ओडिशा में कोरोना की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं और अब तूफान की आपदा से बचने की कोशिश में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो सकेगा, कहना मुश्किल है। इन दोनों राज्यों की सरकारों और देश के लिए दोहरी चुनौती पैदा हो गई है। लोगों को आपदा से भी बचाना है और कोरोना से भी। यदि 6 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं तो यकीन मानिए सबको संभालने के लिए राहत शिविरों में सावधानी और इंतजाम के पहले के तमाम कीर्तिमान तोड़ने पड़ेंगे। यह समय कदम कदम पर चुनौती खड़ी कर रहा है और हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अपनी और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 16 आना ईमानदारी से काम करें। आपदाएं आएंगी जाएंगी, इंसान जीतता रहा है, जीतता रहेगा। घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला एक सही कदम है। ऐसे किसी फैसले की प्रतीक्षा ही की जा रही थी।
अच्छी बात यह है कि हवाई अड्डे और एयरलाइंस 25 मई से विमान यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। चूँकि हवाई यात्रा से जुड़ी जरूरी शर्तें सार्वजनिक कर दी गई हैं, इसलिए यात्रियों को भी उनके हिसाब से तैयारी करने में आसानी होगी। कोशिश यह होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए विमान यात्रियों के लिए जो जरूरी शर्तें तय की गई हैं, उन्हें लेकर किसी तरह का कोई भ्रम न फैलने पाए। विमान सेवाओं की शुरुआत केवल आवाजाही में ही मददगार साबित नहीं होगी, बल्कि उसके चलते कारोबारी गतिविधियां आगे बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। आज के युग में कारोबारी गतिविधियों का सीधा संबंध आवाजाही की आसान सुविधा से है। यही कारण है कि किसी इलाके में कारोबारी गतिविधियों को बल देने के लिए वहां हवाई यात्रा की सुविधा को आवश्यक माना जाता है। विमान यात्राओं को हरी झंडी दिखाने से आर्थिक संकट से 2-4 एयरलाइंस को तो राहत मिलेगी ही, उनके कर्मचारियों की नौकरियों पर मंडराता संकट भी टलेगा। यह सर्वथा उचित है कि विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला लेने के पहले रेल यात्रा शुरू करने का भी निर्णय ले लिया गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि विमान यात्रा की सुविधा तो 25 मई से मिलने लगेगी, लेकिन रेल यात्रा की सुविधा के लिए 1 जून तक प्रतीक्षा करनी होगी। फिलहाल केवल 200 बिना एसी वाली ट्रेनों को ही चलाने का फैसला किया गया है। स्पष्ट है कि इसके चलते लोगों को एक सीमा तक ही राहत मिलेगी। हालांकि 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनें पहले से चली आ रही हैं, लेकिन उनका लाभ चुनिंदा शहरों के लोगों को ही मिल पा रहा है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की भी संख्या बढ़ाई है। घर लौटने को तत्पर मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वापसी में आम लोगों को यात्रा की सुविधा प्रदान करें। एक सवाल यह भी है कि राज्य सरकारें बसों के संचालन में तत्परता क्यों नहीं दिखा रही हैं। यह ठीक नहीं कि एक से दूसरे राज्य के बीच तो बसों को चलाने से बचा ही जा रहा है। कई राज्यों में एक से दूसरे जिलों में भी बसों का संचालन गति नहीं पकड़ रहा है। बेहतर हो राज्य सरकारें आवाजाही की महत्ता को समझें। जब कोरोना के साए में जीवन को गति देने की मजबूरी है, तब फिर आवाजाही से बचने की कोशिश वक्त की बर्बादी है। दिल्ली में बुधवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना के 500 या इससे अधिक मामले सामने आना चिंताजनक है। यह दर्शाता है कि लॉकडाउन में दी जा रही छूट के बीच कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यही वजह है कि 2 दिनों में राजधानी में 1000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट दी गई हैं, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से यह स्पष्ट भी किया गया है कि कोरोना को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। यदि लापरवाही बरती जाती है तो उसके दुष्परिणाम ऐसे ही बढ़े हुए मामलों के रूप में सामने आएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के रूप में बसें, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा इत्यादि को शुरू किया गया है। साथ ही सभी बाजार खोलने की अनुमति है और खोले भी जा रहे हैं, लेकिन परिवहन के साधनों को भी नियमों में बांधा गया है और बाजारों में भी ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई है ताकि कोरोना से लोग सुरक्षित रहें। इसके बावजूद शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन हो रहा है। यही नहीं, कई लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं, जो दर्शाता है कि वे कोरोना को लेकर कतई गंभीर नहीं हैं। दिल्ली वासियों को यह समझना चाहिए कि बसें चल रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। यह अब भी एक जानलेवा बीमारी की तरह हमारे बीच है। इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए उपाय करने ही होंगे। पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। ऐसा करने से न सिर्फ वे स्वयं
को सुरक्षित रख सकेंगे, बल्कि संपर्क में आने वाले परिजनों और सहकर्मियों को भी कोरोना से बचा सकेंगे। कामकाज के साथ खुद को कोरोना से सुरक्षित रखना हर किसी की प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, अब 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी, तो आप रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। एक दुख हो या एक सुख, दोनों में से कोई अकेले नहीं आता। एक दुख के साथ कुछ अन्य दुख और एक सुख के साथ कुछ अन्य सुख अनायास आते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अम्फान भी एक ऐसा दुख है जो कोरोना के सतत होते दुख में शामिल होने आ गया है। इस तूफान पर सबकी नज़र है। अम्फान को लेकर सकारात्मक बात यह है कि दुनिया भर के मौसम विज्ञानियों ने 14 मई के आसपास ही इससे बढ़ते खतरे का अंदाज़ा लगा लिया था। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से जो खबरें आई हैं उनसे पता चलता है 6 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित होने वाले इलाकों से पहले ही निकाल लिया गया। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। ऐसा समुद्री तूफान 1999 के बाद से भारत में नहीं उठा था और यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश में तबाही की वजह बन सकता है। तूफान की गति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों के डिब्बों को लोहे की चैन से बांधना पड़ा। तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। बहरहाल पूर्व सूचना और सचेत होने का फ़ायदा यह होगा कि जान का नुकसान कम से कम होगा, लेकिन माली नुकसान का आकलन आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आखिर क्यों उठते हैं ऐसे खतरनाक तूफान? वैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे जैसे समुद्री जल गर्म होता जाएगा, समुद्र से उठने वाले तूफानों की भयावहता बढ़ती जाएगी। 1979 से लेकर 2017 के बीच उठे तूफानों के सैटेलाइट आंकड़ों से पता चलता है 185 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार वाले घातक तूफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। भौतिक विज्ञान पहले ही इस तथ्य को उजागर कर चुका है कि समुद्र अगर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है तो उस पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार में 5 से 10% की वृद्धि होती है। अब सवाल है, समुद्र का तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो इसके जवाब पर भी फिर गौर कर लेना चाहिए। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हुआ है, जिसके कुछ फायदे साफ दिख रहे हैं। हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को अस्थायी रूप से कम करते जाने की पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह काम हम इंसानों के वश में है। आज तूफान और कोरोना के बीच जो लोग संबंध देख रहे हैं तो वे गलत नहीं हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल व ओडिशा में कोरोना की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं और अब तूफान की आपदा से बचने की कोशिश में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो सकेगा कहना मुश्किल है। इन दोनों राज्यों की सरकारों और देश के लिए दोहरी चुनौती पैदा हो गई है। लोगों को आपदा से भी बचाना है और कोरोना से भी। यदि 6 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं तो यकीन मानिए सबको संभालने के लिए राहत शिविरों में सावधानी और इंतजाम के पहले के तमाम कीर्तिमान तोड़ने पड़ेंगे। यह समय कदम कदम पर चुनौती खड़ी कर रहा है और हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अपनी और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 16 आना ईमानदारी से काम करें। आपदाएं आएंगी जाएंगी, इंसान जीतता रहा है, जीतता रहेगा। घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला एक सही कदम है। ऐसे किसी फैसले की प्रतीक्षा ही की जा रही थी। अच्छी बात यह है कि हवाई अड्डे और एयरलाइंस 25 मई से विमान यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। चूँकि हवाई यात्रा से जुड़ी जरूरी शर्तें सार्वजनिक कर दी गई हैं, इसलिए यात्रियों को भी उनके हिसाब से तैयारी करने में आसानी होगी। कोशिश यह होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए विमान यात्रियों के लिए जो जरूरी शर्तें तय की गई हैं उन्हें लेकर किसी तरह का कोई भ्रम न फैलने पाए। विमान सेवाओं की शुरुआत केवल आवाजाही में ही मददगार साबित नहीं होगी, बल्कि उसके चलते कारोबारी गतिविधियां आगे बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।
आज के युग में कारोबारी गतिविधियों का सीधा संबंध आवाजाही की आसान सुविधा से है। यही कारण है कि किसी इलाके में कारोबारी गतिविधियों को बल देने के लिए वहां हवाई यात्रा की सुविधा को आवश्यक माना जाता है। विमान यात्राओं को हरी झंडी दिखाने से आर्थिक संकट से 2-4 एयरलाइंस को तो राहत मिलेगी ही, उनके कर्मचारियों की नौकरियों पर मंडराता संकट भी टलेगा। यह सर्वथा उचित है कि विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला लेने से पहले रेल यात्रा शुरू करने का भी निर्णय ले लिया गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि विमान यात्रा की सुविधा तो 25 मई से मिलने लगेगी, लेकिन रेल यात्रा की सुविधा के लिए 1 जून तक प्रतीक्षा करनी होगी। फिलहाल केवल 200 बिना एसी वाली ट्रेनों को ही चलाने का फैसला किया गया है। स्पष्ट है कि इसके चलते लोगों को एक सीमा तक ही राहत मिलेगी। हालांकि 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनें पहले से चल रही हैं, लेकिन उनका लाभ चुनिंदा शहरों के लोगों को ही मिल पा रहा है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की भी संख्या बढ़ाई है। घर लौटने को तत्पर मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वापसी में आम लोगों को यात्रा की सुविधा प्रदान करें। एक सवाल यह भी है कि राज्य सरकारें बसों के संचालन में तत्परता क्यों नहीं दिखा रही हैं। यह ठीक नहीं कि एक से दूसरे राज्य के बीच तो बसों को चलाने से बचा ही जा रहा है। कई राज्यों में एक से दूसरे जिलों में भी बसों का संचालन गति नहीं पकड़ रहा है। बेहतर हो राज्य सरकारें आवाजाही की महत्ता को समझें। जब कोरोना के साए में जीवन को गति देने की मजबूरी है, तब फिर आवाजाही से बचने की कोशिश वक्त की बर्बादी है। दिल्ली में बुधवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना के 500 या इससे अधिक मामले सामने आना चिंताजनक है। यह दर्शाता है कि लॉकडाउन में दी जा रही छूट के बीच कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यही वजह है कि 2 दिनों में राजधानी में 1000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से यह स्पष्ट भी किया गया है कि कोरोना को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। यदि लापरवाही बरती जाती है तो उसके दुष्परिणाम ऐसे ही बढ़े हुए मामलों के रूप में सामने आएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के रूप में बसें, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा इत्यादि को शुरू किया गया है। साथ ही सभी बाजार खोलने की अनुमति है और खोले भी जा रहे हैं, लेकिन परिवहन के साधनों को भी नियमों में बांधा गया है और बाजारों में भी ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई है ताकि कोरोना से लोग सुरक्षित रहें। इसके बावजूद शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन हो रहा है। यही नहीं, कई लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं, जो दर्शाता है कि वे कोरोना को लेकर कतई गंभीर नहीं हैं। दिल्ली वासियों को यह समझना चाहिए कि बसें चल रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। यह अब भी एक जानलेवा बीमारी की तरह हमारे बीच है। इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए उपाय करने ही होंगे। पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। ऐसा करने से न सिर्फ वे स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगे, बल्कि संपर्क में आने वाले परिजनों और सहकर्मियों को भी कोरोना से बचा सकेंगे। कामकाज के साथ दुख को कोरोना से सुरक्षित रखना हर किसी की प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।